ਜੀ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ तमाम ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ। ਮੈਂ ਰਣਵੀਰ ਸੰਧੂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਬਾਲਨ ਜੀ। ਅੰਬਾਲਾ ਤੋਂ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਅੱਛੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਤੋਂ ਔਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਡੀਲਿੰਗ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ, ਮਜਬੂਰੀ ਬਸ। ਫ੍ਰੈਕਚਰਸ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤਯਾਬੀ ਲਈ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਲਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਣ, ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ। ਸੋ ਅੱਜ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬੈਠੇ ਸੀ ਇੱਕ ਬੈੱਡ 'ਤੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਬਟ R&D ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੈੱਟ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕੰਪਿਊਟਰਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੀਟਿੰਗਸ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀਆਂ। ਰਿਜ਼ਲਟ ਬੜੇ ਅੱਛੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਵੀਜ਼ਾਜ਼ ਵੀ ਆਏ ਨੇ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ। ਔਰ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਹਤ ਹੈ ਉਹ ਜਲਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਤੁਸੀਂ ਹੋਵੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। थैंक यू। ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਏ ਕਾਫੀ। एक्चुअली एक्सीडेंट हो गया था तकरीबन 1 महीना पहले। जी। और वो जो गाड़ी मेरी थी वो डायरेक्ट हिट हुई थी ट्रक के साथ। जी। ट्रक वाला रोंग साइड से आ रहा था। जी। तो वो विदाउट लाइट था। जी। तो वो इतनी ज़बरदस्त हिट हुई कि तकरीबन 1 महीने का मुझे रेस्ट लेना पड़ा। लेकिन तकरीबन जो एक्सीडेंट हुआ उसके बाद हफ्ता 10 दिन के बाद मेरे को छुट्टी मिल गई थी हॉस्पिटल से। तो उसके बाद मैं कंटिन्यूसली ऑफिस के टच में हूँ, अपने क्लाइंट्स के टच में हूँ। हाँ, शो पे नहीं आ पाया क्योंकि लेग बिल्कुल ठीक है, या आपकी बॉडी अलाउ नहीं कर रही थी, बट मेरा स्टाफ कंटिन्यूसली आपके शो पे आ रहा ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਦਫ਼ਤਰ ਥੱਲੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਤਾ। ਚਲੋ ਖੈਰ, ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਇਸ ਵਕਤ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਨੂੰ? देखिए सर, 95% एंड वो मेरा अभी भी सक्सेस रेट है। रोज़ के 10, 12, 15 वीज़े डेली आ रहे हैं। और होनेस्टली बता रहा हूँ, जहाँ मार्केट में ये सुनने को आ रहा है कि लेस परसेंटेज पे या कम बैंड स्कोर पे वीज़ा रिफ्यूज हुए हैं, मेरे वीज़ा आए हैं। लेस परसेंटेज की मैं बात करूँगा, जैसे मैथ में 35 नंबर हो गए या 38 हो गए, इकोनॉमिक्स में कम हो गए या फिजिक्स केमिस्ट्री में कम हो गए, ऐसे स्टूडेंट्स के वीज़ा निकले हैं। और ऐसे स्टूडेंट्स के भी वीज़ा हैं जिसके 6 बैंड थे और एक मॉड्यूल में 5 बैंड था। इवन के नॉन SPP कॉलेजेस के भी हमने वीज़ा लिए हैं। तो ये पूरी एक टिप्स है, एक टेक्निक्स है, एक स्ट्रेटजीज है जो हम स्टूडेंट्स के साथ शेयर करते हैं कि भाई बच्चों की प्रोफाइल है, उस प्रोफाइल को पूरी एक टीम देखती है कि बच्चे की क्या वीकनेस है। उस वीकनेस के हिसाब से हम स्टूडेंट को कॉलेज, कोर्स और प्रोविंस देते हैं। और उसका जो सक्सेस रेट होता है वो 95% एंड अबव रहता है। तो बड़ी खुशी की बात है, जो स्टूडेंट्स का प्यार कंटिन्यूसली मिलता रहा। इवन आज मैं यहाँ पे एक ऐसी शख्सियत का जरूर जिक्र करूँगा। आपको याद होगा, तकरीबन 1 साल पहले एक आंटी आई थी, मोटी सी आंटी थी लुधियाना से, जिसको मैं हिटलर आंटी बोलता था। उसके 3 बेटे थे, वो नर्स की जॉब करती हैं हॉस्पिटल में। 3 बेटे और तीनों बेटों की रिफ्यूजल ऑलरेडी कनाडा की, ऑस्ट्रेलिया की, न्यूजीलैंड की। तो पिछले साल मैंने दोनों बेटे भेज दिए थे। और अब मैं जब 2-3 महीने पहले ट्रिप पे था तो मैं उन बच्चों से मिल के आया था कनाडा में। लास्ट बच्चा बचा हुआ था, लास्ट बेटा बचा हुआ था शमशेर सिंह। शमशेर सिंह का कनाडा रिफ्यूज, शमशेर सिंह का यूरोप रिफ्यूज। तो आंटी का फेथ था, मैंने आंटी को यही बोला कि आंटी इसका IELTS का स्कोर इंप्रूव कराओ। उसके 6.5 बैंड दिलवाए हमने बच्चे के। वो बच्चे ने कोचिंग ली और अच्छा स्कोर उसका आया। उसके बाद मैंने बोला कि आंटी देखो, मेरी बात सुनो, कि अगर इस बेटे का वीज़ा लेना है तो मेरे हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। मैं इसको कॉलेज में नहीं डालूंगा, मैं इस यूनिवर्सिटी में डालूंगा, क्योंकि ऑलरेडी ये बच्चा कॉलेज से रिफ्यूज भी है। मैं ये नहीं कहता कि कॉलेज में वीज़ा नहीं आएगा, बट फॉर माई सेटिस्फेक्शन और फॉर वीज़ा ऑफिसर सेटिस्फेक्शन, जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे डालो। यूनिवर्सिटी में डाला, 20 दिन के बाद आंटी का वीज़ा आ गया और आंटी बहुत खुश है। और आंटी ने मतलब बहुत बढ़िया दान पुण्य किए होंगे कि आज उसका बेटा, तीसरा बेटा भी आज कनाडा जा रहा है। ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੱਥੋਂ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਚੁਣੇ। ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ, ਪਿੱਛੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਹੁਤ ਟਾਈਟ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ, ਕਿ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਨਾ। ਇੱਕਦਮ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ। ਇਹ ਪਿੱਛੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਾਂਡਸ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਕੁਝ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ, ਕਿ ਇੱਕਦਮ ਪॉलिसी ਚੇਂਜ ਕਿਉਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ? देखिए, पॉलिसी कोई भी चेंज नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि वीज़ा मिलना एकदम, कितने ਤਾਂ 6.5 ਦੇ ਵੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋਏ। जी। ਹੁਣ 5.5 ਦੇ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾਜ਼ ਆਏ, बहुत अच्छे। बट होनेस्टली मैं आपको रणवीर जी यहाँ ये चीज़ बोलूँगा कि जहाँ लोगों के रिफ्यूज हो रहे थे वहाँ मेरे वीज़ा निकल रहे थे। मैं ये नहीं कहता कि रिफ्यूज नहीं हो गए, बट मेरी रेशो तो घट गई थी ना सारे दी। बहुत कम थी मेरे, मतलब 100 में से 5 कोई वीज़ा रिफ्यूज हुए होंगे, इसके अलावा रिफ्यूज नहीं हुए। हाँ, ये एक अलग बात है कि यूनिवर्सिटी एम्बेसीज की स्ट्रेटजीज रहती हैं। एक कोटा सिस्टम है कि वीज़ा कितने देने हैं। और सबसे बड़ी बात है, दे आर आल्सो द ह्यूमन बीइंग हैं वो भी। अगर कई बार ऐसा होता है कि बर्डन ज़्यादा हो तो एक स्लॉट डेली जिस हिसाब से निकालना कि आज इतने स्लॉट्स निकालने हैं, तो कई रॉन्ग डिसीजंस भी हो सकते हैं। या इस इनटेक में इतने वीज़ा देने हैं लेकिन बच्चों की ज़्यादा फाइलें डली हुई हैं, तब भी क्या नाम है, कई बार बलि का बकरा बन जाता है अच्छा स्टूडेंट्स भी। तो ये सारी सिचुएशन रहती है। कई बार
ह्यूमन बीइंग है, तो केस टू केस भी डिपेंड है कि अच्छे वीजे का, अच्छे बच्चे का वीजा रिफ्यूज हुआ, मे बी उसका वीजा ऑफिसर का नेचर ठीक ना हो, या फिर क्या नाम है उसके आज का मूड ठीक ना हो, तो कुछ ऐसी सिचुएशंस रहती हैं जिसके कारण वीजा रिफ्यूज होता है। लेकिन अगेन पॉलिसीज होती हैं गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट की पॉलिसीज के हिसाब से उनको चलना पड़ता है। अगर उन्होंने जितनी परसेंटेज वीजा देने हैं उतने परसेंटेज वो वीजा देंगे, आज की डेट में खुल के वो वीजा दे रहे हैं। लेकिन अगेन उन लोगों के दिन लग चुके हैं जो पैकेज करते थे, उन कंसल्टेंट्स एजेंट्स के दिन लग चुके हैं जो क्या नाम है 5 बैंड पे या 5.5 बैंड पे बच्चों को उठाते थे, उनके सक्सेस रेट बहुत कम हो गए, या 6 बैंड पे और कम, एक में मॉड्यूल में कम है, और एक ऐसे कॉलेज में डाल रहे थे जो नॉन एसपीपी कॉलेज, बहुत छोटे कॉलेज थे, तो उनके दिन लग चुके हैं। आज के डेट में एम्बेसी वीजा दे रही है, बशर्ते अच्छे कॉलेज में जाओ, बशर्ते कि आप भीड़ का एरिया ना बनो, पार्ट ना बनो, और बशर्ते कि आपके चंगे स्कोर हो, तो सारी चीज़ें पॉसिबल है। लेकिन जो लोग आप लोगों को मिसगाइड करते थे कंसल्टेंट्स के, जी पैकेज कर लो, 33% वाले भी आ जाओ, आपके बैंड स्कोर 5 बैंड है, 5.5 बैंड है, तब भी आ जाओ, वो दिन जा चुके हैं ਜੀ। ਅੱਛਾ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਲੇ ਜਾਣਾ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵੀਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਰੇਡੀਓ ਟੀਵੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵੱਲ ਭੱਜ ਲੈਂਦੇ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਆਇਆ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਆਇਆ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਆਇਆ, ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ, ਬਟ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਈ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 5.5 ਨਾਲ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੀਕੇਟਡ ਫਾਈਲਸ ਮੰਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਤੋਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਹੌਸਲਾ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਅੱਛੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਕੋਲ ਜਾਣ, ਜੀਵਨ ਸੁਧਰ ਸਕੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੌਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ, ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਮਈ ਹੈ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ 18 ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪਾਸ ਹੋਣਾ, ਫਿਰ 2018 ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਦੀਆਂ ਸੀਟਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੋ ਵੱਡਾ ਮੇਜਰ ਚੇਂਜ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਕੈਂਪਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਐਸਪੀਪੀ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਸਪੀਪੀ ਦਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਚੁਆਇਸ ਹੈ ਉਹ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਡੀਐਲਆਈ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜਸ ਨੇ, ਡੀਐਲਆਈ वाले ਕਾਲਜਸ ने ਉਹਨਾਂ 'ਚ भी एडमिशन लेनी चाहिए जी 2018 में। जी देखो, आपने बहुत बढ़िया क्वेश्चन उठाया है। मैं जैसे कि अभी कनाडा गया था, तो मैंने को चांस मिला कि हर एक कॉलेज में विजिट करने का जी, तो मैं ऐसे कुछ कॉलेजों में ज़रूर विजिट किया कि उनके मेन कैंपस कहीं और हैं, और सैटेलाइट के थ्रू चाइनीज़ या इंडियन कुछ कॉलेजेस को चला रहे हैं, वो सिर्फ सैटेलाइट के थ्रू, मतलब वहाँ से जो मेन कैंपस है सैटेलाइट के थ्रू उनको पढ़ाया जा रहा है। मतलब एक तरह से वो सारी भेड़ चाल थी, वहाँ स्टूडेंट जा रहे थे, पढ़ाई नाम की चीज़ नहीं हो रही थी, और बच्चे भी सेटिस्फाई नहीं थे। हाँ, वो बच्चे जरूर सेटिस्फाई थे जिनको नहीं पढ़ना, लेकिन जो बच्चे जेन्युइन है जिनको पढ़ना था वो सेटिस्फाई नहीं थे। रियली उन कॉलेजेस के दिन लग चुके हैं, और मैं स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूँगा कि ऐसे कॉलेज में ना जाओ तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि 10, 12, 15 लाख रुपये आप लगा के जा रहे हो, करियर की बात है। अगर आपने पढ़ाई अच्छी नहीं करी, चंगी पढ़ाई नहीं हुई, क्योंकि पढ़ाई करने का मतलब ये है कि आपको डिलीवरिंग मेथड और जो लेक्चर है वो इतना ज़बरदस्त हो कि आपको समझ में आए। सैटेलाइट से वो चीज़ें समझ में नहीं आ सकती जो 1-to-1 टीचर से आप बात कर सकते हो। एक क्लासरूम में टीचर सामने खड़ा है, वो पढ़ा रहा है, तो स्टूडेंट के क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन रेज हो सकते हैं और टीचर उसके जवाब भी दे सकते हैं। तो और इवन के टीचर्स को भी ये पता है कि कौन सा स्टूडेंट क्या काम कर रहा है। लेकिन सैटेलाइट से जो पढ़ाई हो रही है तो उसमें तो टीचर्स नाम की चीज़ ही नहीं होती, उसमें तो लेक्चर है, वो लेक्चर चल रहा है, बच्चे कुछ भी कर रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, पढ़ तो ठीक है, नहीं पढ़ रहे तब भी ठीक है। तो वो तो रियली में इससे अच्छा आप इंडिया ही रहो। लेकिन प्लीज़ इन चीज़ों का ध्यान रखो कि कौन कौन से कॉलेज है जो सैटेलाइट से पढ़ाए जा रहे हैं, उस कैंपस में कम से कम ना जाए। ਹੁਣ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ और ਕਰਤਾ। सेकेंडली DLI नंबर ज़रूरी है, मैंडेटरी है। अगर किसी भी वो, क्योंकि जो इमिग्रेशन है वहाँ की गवर्नमेंट ने DLI नंबर बहुत मैंडेटरी कर दिया है, और जो कॉलेज DLI नंबर के नहीं हैं उनमें तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स वैसे भी नहीं जा सकते। ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਟਡ ਲਰਨਿੰਗ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਪਰੂਵਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਵਰਤ ਲਈਏ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੂਗਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਫੇਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਆਈ ਸੀ, 6-7 ਕਾਲਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ DLI ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਈ ਬੱਚੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਸੀ, CIC.gc.ca ਦੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਫਰੋਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਕਿ ਜੀ ਫਲਾਣੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਜੇ DLI ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਾਲਜ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਕੋਰਸ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਾਉਂਦਾ DLI ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਕੁਝ ਕਾਲਜਸ ਚੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ।
ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਰਸਸ ਨੇ ਉਹ DLI ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏ ਹੋਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਲੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪਰਟਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਕੋਰਸਾਂ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ DLI ਦੇ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਰਸ ਹੈ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, 3 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਟੈਕਨੀਕਲ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਵਾਰੀ ਇਸ ਰੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਵਕਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵੀ, ਵੀਜ਼ਾਜ਼ ਅੱਛੇ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਨੋ ਡਾਊਟ, ਹੈ ਨਾ। 5-6 ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਸ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਆਈਆਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਸੀ, AL1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈਆਂ। ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਫੰਡ ਸੀ, ਨਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਫੰਡ ਮੰਗੇ, ਨਾ ਐਮਬੈਸੀ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਪ੍ਰਮੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਮੰਗੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਫੰਡ ਸੀ, ਮੈਨੇਜ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਅੱਛੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੰਡ ਸੀਗੇ, ਸਭ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾਜ਼ ਆਏ, है ना। इंडिकेशन किधर ਨੂੰ जा रहा है, ठीक हो गया सिस्टम? सर ऑस्ट्रेलिया के इंडिकेशंस अच्छे हैं और ऑस्ट्रेलिया को इंटरनेशनल स्टूडेंट्स चाहिए। थर्ड लार्जेस्ट जो एजुकेशन सेक्टर है वो एक सेक्टर है उनके लिए, थर्ड लार्जेस्ट। मतलब जितनी भी उनकी इनकम होती है जिस रिसोर्सेज से, उसमें से इंटरनेशनल एजुकेशन थर्ड लार्जेस्ट है जी। तो अच्छे इंडिकेशंस हैं। SVP आया, स्ट्रीमलाइन वीज़ा प्रोसेसिंग। तो कॉलेज जो उसके अंदर SVP के अंदर हैं, आज की डेट में तो सारे ही हैं, बट उनको कैटेगराइज किया है। तो आज की डेट में एम्बेसी वीज़ा दे रही है। जो कैटेगरी 3 में कोई कॉलेज बच्चा जा रहा है तो एक अलग बात है कि फ़ंड दिखाने पड़ते हैं एम्बेसी को, अदरवाइज 1 और 2 में फ़ंड नहीं दिखाने, बट एम्बेसी माइट आस्क, पूछ सकती है। नहीं तो होने चाहिए बस। मैं भी पहला ही वर्ड यूज़ किया जी। कैटेगरी 1 और 2 में आप जाइए, बहुत बढ़िया है। कैटेगरी 3 में भी जाओगे, फंड्स आपके पास है, नो वरी, यू विल गेट द वीज़ा। बट ये है कि उसमें अगर आपने एजुकेशन लिया है तो एम्बेसी आपसे डिस्बर्समेंट पूरी मांगेगी। बहुत अच्छे इंडिकेशंस हैं। दे नीड कंटिन्यूसली इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, और इंडिया सेकंड लार्जेस्ट उनके लिए मार्केट है, बशर्ते कि आप वहाँ पे पढ़ाई करो। अगर आप पढ़ोगे तो डेफिनेटली एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल सेट है कि हम कैटेगरी 2 में आ गए हैं, तो ये हम कैटेगरी 1 में भी फ्यूचर में आ सकते हैं। लेकिन आप जो बच्चे गए हुए हैं वो कैसे पढ़ते हैं, कैसे वहाँ पे हिस्ट्री क्रिएट करते हैं, या किस तरीके से अपना फ्यूचर बनाते हैं, उसी पर डिपेंड है, क्योंकि हर 6 महीने बाद ये कैटेगरी चेंज होनी है। ਰਿਵਿਊ ਵੀ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਇੱਕ ਆਮ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ 572 573 ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ, SVP ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਈਆਂ। ਅੱਜ 500 ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਬ ਕਲਾਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਸੋਧ ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਉਣ। ਨੁਕਸਾਨ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਲੀ ਕੋਰਸ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਪੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ, ਐਲੀ ਕੋਰਸ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਡਿਗਰੀਆਂ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਛੋਟੇ ਡਿਪਲੋਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਅੱਜ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਅੱਛਾ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ, ਅੱਛਾ ਕਾਲਜ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਤੋਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੂੰਗਾ, ਆਪ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਜੀ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਾਂਗੂ ਸਾਨੂੰ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ PR ਹੋਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ। पर तो मैं थोड़े तो थोड़ा जानना चाहूँगा, ये जवाब की देने तुम बच्चे को? देखिए, चलो आपने क्वेश्चन किया तो एज पर द इमिग्रेशन वेबसाइट्स में वो चीज़ें बताना चाहूँगा यहाँ पे। अगर आप SOL लिस्ट वाले स्किल ऑक्यूपेशन लिस्ट में आप जा रहे हैं तो उसमें आपके चांसेस हाई बनते हैं। उसमें आपको यहाँ पे क्या 457 वीज़ा, मैं आपको थोड़ा सा डिटेल्स में बताना चाहूँगा स्टूडेंट्स को। 2 कैटेगरी बनती हैं। आपने चाहे डिप्लोमा किया, चाहे आपने सर्टिफिकेट किया, या डिग्री की, या मास्टर्स की, अगर वो स्किल ऑक्यूपेशन लिस्ट में है तो स्टडी कंप्लीट करने के बाद आपको 18 मंथ का 18 महीने का आपको वर्क वीज़ा मिलता है, जिसमें आपके पास अपॉर्चुनिटी है सेटलमेंट्स की। दूसरा निकलता है हायर एजुकेशन, सिर्फ हायर, उसमें क्या है कि आपको 2 ईयर से लेके 4 ईयर का वर्क वीज़ा मिलता है। उसमें आपको 7 बैंड ईच लेने हैं, देन यू कैन अप्लाई फॉर PR। उसमें जैसे आपने बैचलर्स की, बैचलर्स के बाद यू विल बी एलिजिबल फॉर 2 ईयर वर्क वीज़ा। मास्टर्स की है, मास्टर 2 टाइप की है। मास्टर बाय कोर्स वर्क तो आपको स्टडी कंप्लीट करने के बाद 2 साल का ही वर्क वीज़ा मिलेगा। अगर मास्टर बाय रिसर्च है तो आपको 3 ईयर का वर्क वीज़ा मिलेगा। अगर आपने PhD की है देन यू विल गेट 4 ईयर PSW, पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा। आप डिपेंडेंट हैं, स्पाउस वीज़ा आप पे गए हुए हैं, तो स्टूडेंट्स को जो मिल रहा है साथ साथ में स्पाउस का भी ऐसे ही कैटेगरी चेंज होती रहेगी जैसे जैसे स्टूडेंट्स की है। देखो प्रदीप जी ने ठीक कहा, 3-4 चीज़ों का ख्याल रखो कि ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਹੈ ਆਫਟਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਜਰਨਲ ਹੈ ਜਾਂ ਰਿਸਰਚ ਬੇਸਡ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਸਕਿਲਡ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਤੁਹਾਨੂੰ PSW ਮਿਲਣਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਬੈਂਡ ਈਚ ਲੈਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਈਆਂ 'ਚ 6.5 ਲੈਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ 7 ਬੈਂਡ ਈਚ ਨਾਲ PR ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਆਇਲ ਸੈਂਟਰ ਅੱਛੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਇਲ ਸੈਂਟਰਾਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਬੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਣ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆਇਲਸ ਹੈ ਜਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ
ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਅੱਗੇ ਹੋਣਾ ਪੀਆਰ ਵੱਲ ਜਾ ਕੇ। ਹੁਣ ਕਿਸ ਇਨਟੇਕਸ ਦੀਆਂ एप्लीकेशंस ले रहे हो ऑस्ट्रेलिया देखिए दी? अब फैब की बात हो रही है, फैब के लिए हम काम कर रहे हैं, इसके बाद फिर जुलाई है, फिर उसके बाद अक्टूबर नवंबर है, तो फैब और जुलाई के लिए दोनों के लिए वर्क हो रहा है। अभी आपने क्वेश्चन की, आपने एक बात बताई दर्शकों को, मैं भी इसमें एडअप करना चाहूँगा। कनाडा के बाद मैं ऑस्ट्रेलिया ही गया था, वहाँ पे एजुकेशन, वो क्या नाम है, ऑस्ट्रेलिया इंटरनेशनल एजुकेशन जी, कॉन्फ्रेंस थी, प्लस में एरी की मीटिंग थी। आई गोट ए चांस टू मीट लॉट ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स। जी जी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो वहाँ जाके सिर्फ एंड सिर्फ अपनी जो कम्युनिटी के लोग हैं उनके बीच में रहते हैं। उनके बीच में रहने का मतलब ये है कि वो एक कमरे के अंदर 7-8 बच्चे, 5-6 बच्चे रह रहे हैं, तो वो पंजाबी, हरियाणवी, गुजराती जो भी है वो सिर्फ एक लोकल लैंग्वेज बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ से तो अच्छे मार्क्स लेके गए, अच्छी यूनिवर्सिटी में गए और आईएएस का स्कोर भी अच्छा था जी। लेकिन वो कॉलेज में कम है, कॉलेज में भी कोशिश करेंगे कि अपनी कम्युनिटी के स्टूडेंट्स के साथ ही रहें। तो जो दूसरी कम्युनिटी के बच्चे हैं, जो ऑस्ट्रेलियन हैं, कैनेडियन हैं, यूएस के हैं या यूरोप के हैं, फिलिस्तीन के हैं, तो इस टाइप के स्टूडेंट से नहीं मिलते। अगर मिलेंगे तो डेफिनेटली उनका कम्युनिकेशन जो होगा वो इंग्लिश में होगा। फिर रहना भी, जिसमें रहना मतलब ये लगा लो कि अगर 5 बजे कॉलेज खत्म हुआ है, 7 बजे वो घर आ गए काम करके, 7 बजे से लेकर सुबह के 9 बजे तक वो फिर उसी कम्युनिटी के स्टूडेंट्स में रहते हैं। तो कहीं ना कहीं जो बच्चे का एक लेवल है वो लेवल गिर जाता है, डाउन चला जाता है, बच्चा भूल जाता है, वो प्रेजेंट में जीता है कि अभी मैं मतलब प्रेजेंट में जो सुख मिल रहा है वो है, कि प्रेजेंट में जो कंफर्ट लेवल है वही है। वो भूल जाता है 2 साल की या 3 साल की या 4 साल की स्टडी के बाद फिर जब उसको PSW मिलेगा तब उसको 7 बैंड ईच लेने पड़ेंगे। भैया 7 बैंड भी ईच ऐसे नहीं आएंगे। 7 बैंड ईच आने के लिए आपको डिफरेंट कम्युनिटी के स्टूडेंट से मिलना पड़ेगा, उनको अपना फ्रेंड बनाना पड़ेगा, क्योंकि जब फ्रेंड बनाओगे तो आपकी राइटिंग, रीडिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग सारी पावर जो भी है आपकी, जो स्ट्रेंथ है वो इम्प्रूव होंगी, तभी आप एक अच्छा स्कोर ले सकते हो और एक अच्छे लेवल पे सेटलमेंट हो सकती है। लेकिन ये चीज़ें आप भूल जाते हो। भूलने के बाद फिर जब कंट्री बदनाम होता है कि जिस कंट्री में PR नहीं है, मेरा बैंड स्कोर नहीं आ रहा है जी, मैं ਸੈਟਲ कैसे हूँ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਐਫਰਟਸ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ। ਅੱਛੀ ਜੌਬਸ, ਅੱਛੀ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਇਹ ਸਕਿੱਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ PR ਜਿਹੜੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਟਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ PR ਮਿਲਣੀ ਨਹੀਂ। CEC ਤਹਿਤ ਕਿੰਨੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਲੱਗਣੀਆਂ, PNP ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀ ਲੱਗਣੀਆਂ, ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਾਣ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਹਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੋਟਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਾਣ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੈਂਗੁਏਜ ਪ੍ਰਤੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਵੇਅਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੋਂ ਗਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਚਰ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਪਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਮਸਟ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਰੀਸੈਂਟ ਆਈ ਵੀਜ਼ਾਸ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 5 ਬੈਂਡ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾ ਰਹੇ, ਜਾਂ ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਏ, ਜਾਂ ਯੂਰਪ ਜਾਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਕੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਈਟਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਭਾਈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਫੇਰ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਨਿਊ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ। ਜਨਵਰੀ ਸੈਸ਼ਨ 2018 ਮਿਸਟਰ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਰ ਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨਸ ਆਂਟੀ ਜੀ, ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ। ਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਰ ਦੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਰਨੀ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਰਹੀ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਹੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਂਟੀ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਤੋਂ 1.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ 2 ਬੇਟਿਆਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਾ, ਦੋਨੋਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਆ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਰ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਮਿਲਾਇਆ ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸਟਾਫ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟਿਆਂ ਦੀ ਫਾਈਲ ਲਗਾਈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਵੀਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਦੀ ਫਾਈਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀ ਕੋਲ ਗਏ ਸੀ, 2 ਵਾਰੀ ਇਹਦੀ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਵਾਰੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਨੇ, ਸਿਮਰਨ ਮੈਡਮ ਨੇ, ਨਿੱਤੀ ਮੈਡਮ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਸਟਾਫ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਾਈਲ ਲਗਾਈ। ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕਫੁਲ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕਫੁਲ ਹਾਂ, ਸਿਮਰਨ ਮੈਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕਫੁਲ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮੈਡਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕਫੁਲ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਆ,
ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੇ ਨੇ, ਨਾਈਸ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗਾਈਡ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ। ਮੇਰਾ 2 ਵਾਰ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕੀਤਾ, ਵਧੀਆ ਦੱਸਿਆ, ਕਾਲਜ ਦੱਸਿਆ, ਜਗ੍ਹਾ ਦੱਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਜੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਸਕੋਰਸ ਵਧੀਆ ਲਏ। ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਫਾਈਲ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਜੋ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਕੇਬਰਟਾਊਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ, ਪੋਸਟ ਡਿਪਲੋਮਾ ਇਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਐਂਡ ਕੰਟਰੋਲ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹਵਾਨ ਹੋ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੀਜ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। Hello everyone, my name is Prachi Sharma and I am the country head for Haryana region in Western Overseas, Ambala। आज हमारे साथ अमनदीप सिंह है छत्तीसगढ़ से, इनका कनाडा का वीज़ा है। मैं चाहती हूँ कि आप एक बार इनका एक्सपीरियंस सुनो, बिकॉज ये स्टूडेंट छत्तीसगढ़ से है और आज ये सेकेंड टाइम हमारे इंस्टीट्यूट में आए हैं वीज़ा लेने। और वेरी गुड कंग्रेचुलेशंस अमनदीप। थैंक यू मैम। मेरा नाम अमनदीप सिंह है, मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। मैंने एक टॉक शो में प्रदीप सर का एक टॉक शो में मैंने देखा था उन्हें। उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि सर मतलब जो बात बताते हैं काफ़ी सही बता रहे हैं, तो मैंने फिर फेसबुक के थ्रू कांटेक्ट किया वेस्टर्न ओवरसीज़ को। काफ़ी दिन तक मेरी फेसबुक में उनसे बात हुई। फिर मैंने उन्हें ईमेल लेकर अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स उन्हें ईमेल किए प्रोफाइल वैल्यूएट करने के लिए। फिर प्राची मैम ने वैल्यूएट करके मुझे बताया कि मेरी प्रोफाइल अच्छी है। उसके बाद मैं फर्स्ट टाइम अम्बाला आया मैम से मिलने के लिए। मैम काफ़ी सपोर्टिव रही। मैंने उस टाइम अपने सारे डॉक्यूमेंट्स उनको बताए और अप्लाई करने इनके थ्रू अप्लाई करवाया। मैं उसके बाद जितने भी डाउट होते थे मैं सब ईमेल पे मैम को डाउट भेजता था। कभी कभार कॉल पे बात होती थी, लेकिन मोस्टली मैं इनको ईमेल ही करता था। मैम बहुत सपोर्टिव रही है। मैम हर मेरे डाउट टाइम पर क्लियर करती थी। मेरी फैमिली को कभी भी इधर आने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ना मुझे कभी आना पड़ा। सारे डाउट्स मेरे कॉल या मेल के थ्रू क्लियर हो जाते थे। और आज मैं सेकेंड टाइम अम्बाला आ रहा हूँ और मेरे हाथ में मेरा कनाडा का वीज़ा है। वेरी बिग कंग्रेचुलेशंस। आपका प्रोफाइल भी शेयर करो आप स्टूडेंट्स के साथ। मेरे 12th 2017 पास आउट 66% है। मेरे आइल्स में 8 बैंड है, नॉट लेस देन 7 बैंड है। और आपके छत्तीसगढ़ में इनके बहुत मन था कि हम आइल्स कहाँ से करें, बट हमारा कोई इंस्टीट्यूट नहीं था, तो इन्होंने खुद प्रिपेयर किया एंड वी गॉट हिज 8 बैंड। मैं वेस्टर्न ओवरसीज सबको रिकमेंड करूंगा, और वो भी जो किसी अदर स्टेट से हैं जहाँ पर वेस्टर्न ओवरसीज की कोई ब्रांच नहीं है और वो बाहर स्टडी अब्रॉड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो मैं उन्हें रिकमेंड करूंगा कि ज़रूर एक बार फेसबुक के थ्रू या मेल के थ्रू इन्हें कॉन्टैक्ट कीजिए। दे आर वेरी सपोर्टिव। आपको आने की शायद सिर्फ 2 बार ही ज़रूरत पड़े, जैसे मुझे आने की ज़रूरत पड़ी है। और आप इनके थ्रू ज़रूर अपनी फाइल लगाएं। मैं वेस्टर्न ओवरसीज हर उस बच्चे को रिकमेंड करूँगा जो बाहर पढ़ने जाना चाहता है। Good morning everyone, it's Kajal Bedi. I'm a Australia visa counselor in Western Overseas, Ambala. Today we got Australia student visa of Victoria University of Sagar Antil. So here he is. Congratulations Sagar. Thank you ma'am. Please share your experience with us. Hi friends, I did my IELTS from Western Overseas and got 7.5 bands. I also applied my student visa file from Western Overseas and I got my visa in 25 days. So Sagar, which course you are going to study? I'm going to study Bachelor's of Information Technology in Victoria University, Sydney. Okay, so are you satisfied with our services? Yes ma'am. Staff is very cooperative and helpful. I would recommend all my friends to consult Western Overseas for their IELTS or study visa. ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਠੰਡ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਨਿੱਘਾ ਸ਼ਬਦ ਥੋੜਾ ਅੱਛਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਥੋੜੀ ਨਿੱਘਾ ਗਰਮਾਹਟ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ, ਵੀਜ਼ਾਜ਼ ਅੱਛੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਯੂਰਪ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਘੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੱਚੇ ਈਮੇਲਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵਟਸਐਪ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਸੇजेस ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਰਕੇ 1-2 ਸਾਡੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਭਰਾ ਅਬਰੋਡ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। 1-2 ਕੰਪਨੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟਾਈ ਅਪ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਹਲੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾ ਰਹੀਆਂ। ਕੁਛ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਸਾਊਥ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਲੱਕੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ। ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ, ਮੋਟਾ ਓਵਰਆਲ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੂਰਪ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਕੀ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਇਨਟੇਕ ਜल्दी ਅੱਗੇ जी, लास्ट मेरा एक्सीडेंट होने से पहले मैं हंगरी था जी। हंगरी से वापस आया था क्योंकि मैं पिछले 4-5 कंट्री में गया था, वर्ल्ड टूर ही था पूरा जी। तो दोस्तों आपके पास बहुत अच्छा ऑप्शन है। आप हंगरी जा सकते हैं, आप फ्रांस जा सकते हैं, आप जर्मनी जा सकते हैं, आप पोलैंड जा सकते हैं, स्विट्ज़रलैंड जा सकते हैं। दीज आर द कंट्री जिसमें आज की डेट में वीज़ा सक्सेस रेट बहुत हाई है। फर्स्ट प्रायोरिटीज़ में मैं जर्मनी को रखूँगा क्योंकि जर्मनी में स्टडी कंप्लीट करने के बाद 18 मंथ का जॉब सर्च वीज़ा है जो कि लीडिंग टू PR है जी। इसके अलावा पोलैंड में भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। फ्रांस में भी आपको 1 ईयर और 2 ईयर का PSW पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिलेगा। हंगरी भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो लेकिन प्लीज़ कीप इन माइंड कि इन कंट्रीज़ में इंटरव्यूज़ मस्ट है। एम्बेसी इंटरव्यू लेगी। इट मीन्स मैं तो आपको सजेस्ट करूँगा कि चाहे तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे हों
तब आप अप्लाई करो, या फिर आप आइल्स के साथ अप्लाई करो। जब आइल्स के साथ अप्लाई करते हो तो वीज़ा चांसेस एक तरह से डबल हो जाते हैं। आप अगर यूरोप जाना चाहते हैं, आइल्स में भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो वेस्टर्न ओवरसीज हेयर, क्योंकि वेस्टर्न ओवरसीज एक अच्छे लेवल पे आइल्स बच्चों को कराता है। चाहे आपको रीडिंग की प्रॉब्लम है, चाहे राइटिंग की प्रॉब्लम है, चाहे लिसनिंग में, चाहे स्पीकिंग में, हमारे पास स्पेशल टिप्स एंड स्ट्रेटजीज हैं। डेमो क्लास लीजिए, आपको खुद पता लगेगा व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वेस्टर्न ओवरसीज एंड अदर इंस्टीट्यूट्स। क्योंकि रीडिंग एंड राइटिंग के जो हमारे पास टिप्स हैं वो शायद ही उसका कोई काट होगा। तो इसलिए मैं खुला चैलेंज करता हूँ आइल्स के लिए कि आप वेस्टर्न ओवरसीज के पास आइए और देखिए कि आप किस तरीके से स्कोर ले सकते हैं। आप चंडीगढ़ आ सकते हैं, आप अंबाला आ सकते हैं, कुरुक्षेत्र, करनाल, इन किसी भी ब्रांच में आप आइल्स के लिए आ जाइए। ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਤੁਰ ਕੇ ਆਏ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਅਨਿਆਏ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਬਟ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦਿਲ ਹੈ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਹੋ ਸਕਾਂ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਸਕਾਂ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਸੋ ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਜੀ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਲਈ, ਸਿਹਤਯਾਬੀ ਲਈ। ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਊਗਾ। ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।